नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा उसी विषय पे करने जा रहे हैं, जिस पे हमने 29 तारीख को भी चर्चा की थी। क्रिप्टो करेंसी से पूरे हिमाचल के हज़ारों लोग लुट गए, लेकिन उन लोगों के साथ-साथ नेता और उनके कारिंदे भी लुटे हैं। ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि नेताओं का भी बड़े पैमाने पे धन लगा है, क्योंकि नेता भी कहीं न कहीं अपने पैसे का धन शोधन करना चाहते थे। और ये वर्चुअल करेंसी है, इसका पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। एक इंटरनेट के ईमेल और एक अपने कोड पासवर्ड से। तो नेता भी काफ़ी लुटे हैं, मंडी इसका गढ़ रहा है और एसआईटी ने लगभग अभी तक 50,000 लोगों का पता लगा लिया है कि जिनका पैसा निवेश हुआ है और उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जो इसका मुख्य सरंगना है सुभाष शर्मा, वो भी मंडी निवासी है। 2 लोग और पकड़े गए हैं, वो भी मंडी जिला से संबंध रखते हैं। सुभाष शर्मा दुबई भाग गया, उसको अब बुलाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के बिना ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है और इसके जो करेंसी का कहाँ पे मुख्यालय है, उन कंपनियों का क्या है, ये पता लगाना अभी बहुत दूर की बात है। तो चलिए आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संजय शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं और प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि ये मंडी से हैं, एडवोकेट बैकग्राउंड से, और इस सारे का गढ़ भी इस फ्रॉड का मंडी ही रहा है। तो मैं शुरू में, क्योंकि आपको पता ही है प्रवीण जी की होशियार सिंह निर्दलीय विधायक ने विधानसभा के अंदर ये मामला उठाया। उसके बाद सरकार जागी और एसआईटी गठित हुई और 2 सप्ताह में ही एसआईटी के पास सैकड़ों मामले दर्ज हो चुके हैं और लगभग 50,000 लोगों की ट्रेल उनको मिल गई है कि उन्होंने निवेश किया है। 2 लोग उन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार मामला जारी है। तो मंडी में इस समय सबसे ज्यादा निवेश मंडी जिले का भी हुआ है, कांगड़ा का भी हुआ, हमीरपुर का भी हुआ, पूरा प्रदेश भी इससे छूता नहीं है। तो ये लोग कौन थे प्रवीण जी? ये डॉक्टर साहब, अगर इस पूरे मामले को देखें, हिमाचल प्रदेश का अगर कुल बजट 50,000 करोड़ रुपए के लगभग आसपास रहता है और इस छोटे से प्रदेश में अगर 2-2,500 करोड़ रुपए का स्कैम हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं और जो बेरोजगार लोग हैं उनके सामने एक स्कीम आती है कि आप उसके अंदर निवेश करके रातों रात अमीर हो सकते हैं। शायद यही वजह थी कि हिमाचल प्रदेश में बाकी जगहों के कंपैरिजन में इस अपराध ने बहुत तेजी से पांव पसारे। जो ये क्रिप्टो शब्द था, क्रिप्टो है ही सीक्रेसी और करेंसी मतलब वैसे सीक्रेट करेंसी। तो जी सीक्रेट एक वैसी करेंसी है जो किसी ने देखी ही नहीं है और कुछ समय तक पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि ये बेसिकली है क्या? क्या हम लोग कभी अपने हाथ में लेके देख सकते हैं इस करेंसी को? क्या इस करेंसी के साथ हम लोग व्यापार कर सकते हैं या इस करेंसी को हम लोग कैश कर सकते हैं? तो जब ये शुरू हुई थी बिटकॉइन के रूप में, तो कहाँ इसका $1 के लगभग इसकी कीमत थी और बाद में मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि इसकी 70-70 लाख रुपए भी कीमत गई। तो आज जहाँ एक बिटकॉइन से ये क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी, आज पूरे दुनिया भर में 18,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं। और क्रिप्टो करेंसीज को अगर सिंपल सा कहा जाए तो वही है कि एक वर्चुअल करेंसी है जो जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, सरकारों का कंट्रोल नहीं है, बैंकों का कंट्रोल नहीं है और ये लेन-देन के लिए बहुत अच्छी करेंसी है। परंतु इस करेंसी के साथ साइबर, क्योंकि डिजिटल जो युग है जहाँ एक तरफ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो इसका एक बहुत गंदा पहलू भी है और उसका गंदा पहलू अगर देखा जाए तो ये डिजिटल करेंसी है। आज दुनिया भर में लगभग 18,000 डिजिटल करेंसीज़ हैं और जिस तरह से डिजिटल ये करेंसी बनती है, वहीं से अपराध करने के लिए हम लोगों को स्कोप बन जाते हैं। क्योंकि जी मैं इस पूरे की पूरी डिबेट को 2-3 भागों में बाँटना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जी जो है अपराध किस तरह से किए जा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में अपराधों की क्या स्थिति है? अगर इन तीनों भागों में बात के करें तो क्रिप्टो करेंसी तो लगभग हम लोग सब समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल जो है माध्यम है विनिमय करने का। सेकंड आते हैं अपराध, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपराध, कि अपराध हो कैसे रहे हैं। तो सबसे पहली पॉन्जी स्कीम क्या थी? जो पहले एक मल्टी मार्केटिंग आती थी कि आप पिरामिड बनाते थे, सेम इसी तरह से इस क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा उठा के लोग कहते हैं
कि ये हमारी साइबर एक्सचेंज है, ये हमारी एक्सचेंज है, आप इसके अंदर निवेश करिए, अपने साथ 2 लोगों को जोड़िए, आपको इतना फायदा होगा, इसके बाद आप 3 लोगों को जोड़िए, आपको इतने पैसे जुड़ते चलेंगे। वही जो पहले मल्टी मार्केटिंग में होता है, वही धंधा इन लोगों ने अपनाया, पॉन्जी स्कीम्स की तरह। एक तो इन्होंने इस रास्ते को पकड़ा। ये अपराध का एक सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में जो प्रिविलेंट है, हिमाचल प्रदेश में जो चला हुआ है, वो इस तरह का अपराध चला हुआ है। दूसरा है फिशिंग। इस वाले अपराध के अंदर क्या होता है, फिशिंग के अंदर कि आपके बिटकॉइन को जो है, आपको मैसेज आता है कि आपके अंदर कि आपके बिटकॉइन को बेच दिया, या सपोज करो आपके इथेरियम को बेच दिया, आपको कोई और कॉइन है उसको बेच दिया, और आप उसको रिवाइव करने के लिए आपको एक मैसेज आता है, आप उस मैसेज के अंदर जाते हैं, आप अपनी पर्सनल डिटेल भेजते हैं, और बाद में आपके बैंक अकाउंट से सारे के सारे पैसे को निकाल लिए जाते हैं। इसको फिशिंग कहते हैं। और तीसरा जो है वो थर्ड पार्टी की तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कि जैसे कोई व्यक्ति आपका जानने वाला है, वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे आपकी फर्जी जिसको कहते हैं वेबसाइट्स बनाई जाती है, और जब व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि देखिए आपकी ये कीमत थी, थोड़ी देर बाद उसकी कीमत इतनी बढ़ गई, उसके बाद इतनी बढ़ गई, बाद में कुछ टाइम बाद वो लोग भाग जाते हैं। तो जो पॉन्जी स्कीम है, और ये तीसरी व्यक्ति की तरह जहां आपका अपना व्यक्ति आपके पास आता है कि भाई साहब बहुत जबरदस्त है, आप इन्वेस्ट करिए। तो हिमाचल प्रदेश में पॉन्जी स्कीम भी, जो सुभाष वाला मामला है वो पॉन्जी स्कीम वाला मामला है। और जो यहाँ पे जो सबसे बड़े फ्रॉड क्या हुए हैं कि जो बल वाला एरिया, इसका एक मुख्य गढ़ के बन के रह गया। जो मुख्य किंग पिन जिसका सुभाष का नाम ले रहे हो, जमनी के आसपास, सरका घाट के आसपास का व्यक्ति है, कुछ लोग कहनवाल के भी थे, और सबसे ज्यादा फंसे इसमें नए लड़के। अपने माँ बाप को उन लोगों ने कन्विंस किया कि आप लगाइए, देखो रातों रात अमीर बनने का एक तरीका है। और आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं था कि फ्रॉड के मामले सामने नहीं आ रहे थे। फ्रॉड के मामले यहाँ से करीब 4-5 साल पहले आना शुरू हो गए थे, पर कुछ नेताओं का पैसा इसमें लग गया हुआ था, कुछ नेताओं के रिश्तेदार इसके अंदर शामिल थे, तो उसकी वजह से इन सारे मामलों को दबाया जाता रहा। एक के बाद एक कंप्लेंट्स आना शुरू हुई है। जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि होशियार जी ने मामला उठाया, उसके बाद सरकार जागी, पर ऐसा नहीं था, उससे पहले भी लोग इसके बारे में थानों में जा रहे थे, परंतु थाने वालों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। और बहुत सारे पुलिस वालों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने इस मामले में पैसा इन्वेस्ट किया था, जब सभी मिले हुए थे तो कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करता। ये सारा मामला तो यहाँ पे है। और हिमाचल प्रदेश में जैसा मैंने कहा, लगभग 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो शर्म के मारे बताना नहीं चाहता है, वो बताएगा नहीं कि मेरे 50,000 डूब गए या मेरे 1 लाख रुपए डूब गए। या और खासकर जिन लोगों को काला पैसा, और सबसे बड़ा काला पैसा किसका लगता है, अवैध काम करने वालों का, उनका पैसा जो है वो बताएंगे नहीं। मेरी जानकारी के अंदर, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार मंडी के एक नेता का लगभग 25 करोड़ रुपए इसी तरह की एक पॉन्जी स्कीम में लगा हुआ है। अगर पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेट करके कल पता कर सकती है। इन सारी चीजों का जो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अब मुश्किल क्या है कि सरकार ने अभी तक इसको इलीगल घोषित नहीं किया है, और लीगल भी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसको कहीं भी, हाँ, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा ये जुए की तरह है, उसके बाद बड़े बड़े इवन वित्त मंत्री ने कहा 30% हम लोगों ने टैक्स भी लगा दिया इसके ऊपर, जीएसटी भी लगा दिया, पर इलीगल नहीं घोषित किया। और हमारी मुश्किल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो है निवेश करता है तो आप उसको कैसे पकड़ोगे। पर इसका जो सबसे बैड इफेक्ट है, वो बैड इफेक्ट क्या है, ये गलत धंधों में सारा कुछ लग रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में चिट्टा बढ़ गया हुआ है। ये पैसा आ कहां से रहा है, ये इसी तरह का पैसा है। बिल्कुल। और प्रवीण जी, सबसे बड़ा मामला है क्योंकि आतंकवाद में, नशे के, इसमें करप्शन, ये 3 मामलों में इस करेंसी का यूज, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, दिखेगी नहीं, कहीं आएगी नहीं। और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश में नशे का जो कारोबार बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और ये 2018 में ये चीज शुरू हुई है लगातार, और कहीं ना कहीं वर्चुअल लेन देन भी हो रहे होंगे। एसआईटी को उसका भी पता लगाना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, ये देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। अल सल्वाडोर जैसे देश ने तो अपने देश में इसको लीगलाइज कर दिया, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसको लीगलाइज मत करिए। और आज हम लोगों ने समय रहते स्टेप नहीं उठाए तो आप विश्वास मानिए कि ये सारा का सारा देश का पैसा जो है
इलीगल कार्यों के ऊपर लगेगा। इससे अच्छा तो हमारे से साथ वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां उन्होंने इलीगल घोषित करके रखा हुआ है, पर यहाँ जी, पे नेताओं का पैसा लगा हुआ है और उसकी वजह बिल्कुल, से कोई बिल्कुल। हिम्मत कर नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है, हम अपने देश, अपने प्रदेश, अपनी भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो समय रहते इस तरह की करेंसी, डिजिटल करेंसी के नाम के ऊपर जो धोखा हो रहा है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली हम लोगों को आज ही एक्शन लेना चाहिए। जी। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि अब बातें उठ के आ रही हैं कि बहुत से राजनेताओं का पैसा इसमें लगा है वर्चुअल करेंसी में। उस पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है कहीं न कहीं और अभी तक जो मामले आपको याद होगा कि 56 कंप्लेंट पुलिस के पास आती हैं और 6 पे एफआईआर होती, बाकी पे पुलिस कुछ नहीं करती। अब तक मामले दबे हुए थे क्योंकि प्रभावशाली लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। जो आगे मल्टी लेवल मार्केटिंग का नेटवर्क था, उसमें भी जो पार्टियों के विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता थे, वो जोड़ रखे थे सूबेदार लोग गाँव में कि कैसे वो निवेश करवाएँ। अब नेताओं का भी पैसा लगा है और कहीं न को वो लुट भी गए हैं। हो सकता है आ भी जाए पैसा, ना भी आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे यहाँ पे कहीं न कहीं नशे में इस पैसे का प्रयोग तो नहीं हुआ है। ये एक बड़ी चिंता उभर कर सामने आ रही है। और लगभग 50,000 लोग तो इसमें पता लग चुके हैं अभी 2 हफ्ते की कार्रवाई में और 1,000 करोड़ से ज़्यादा के लेन-देन का भी पता लग गया है। लेकिन सरगना जो है वो दुबई भाग जाता है। बिना केंद्रीय एजेंसियों के इस जाँच को आगे बढ़ा पाना मुझे नहीं लगता कि एसआईटी इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। जी, संजय जी। पथरिया जी देखिए, पहले भी मैं इस चर्चा में जब ये मामला सामने आया था, उस समय भी हम चर्चा में आपके साथ जुड़े थे। मुझे लगता जी, है कि सरकार को जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा होशियार सिंह जी को, निर्दलीय विधायक जो हैं जिन्होंने इस मुद्दे को जो है वो विधानसभा के अंदर उठाया और सरकार ने इसके ऊपर एसआईटी गठित की। लेकिन जिस तरह का ये मामला जो बन करके उभरा है, उससे मुझे लगता है कि जिस तरह दूसरे प्रदेशों से या विदेश से इसके तार जुड़े हैं, सरकार को चाहिए कि समय रहते इस मामले को जो है वो सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, आर्थिक अपराध शाखा को ये मामला सौंपना चाहिए। और ये तो हमारी स्पेकुलेशन है कि नेताओं का पैसा लगा है, व्यापारी का लगा है, भाजपा का लगा है या कांग्रेस का लगा है, ये हमारी सब स्पेकुलेशंस है, ये हमारे एक अनुमान है। ठीक है, ये हमारी चर्चा के लिए तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसी अगर ऐसी बातें हैं तो उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो इसके ऊपर सरकार को समय रहते इस विषय को जो है ये और जो है वो उलझता चला जाए, या हम एफआईआर के ऊपर एफआईआर करती जाए, इसको इस मामले को जो है वो केंद्रीय एजेंसी को सौंप करके, क्योंकि आपको पता है ऐसे ऐसे कई मामले होते हैं, 4 दिन सुर्खियों में रहते हैं, जब तक सुर्खियों में है तब तक जांच चलती है, उसके बाद जो है समय आने पे जो है वो 2-4 लोगों को जो है वो चालान पेश करके जो है उनको कोर्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है वो मामला दब करके रह जाता है, उसके ऊपर जो है वो विस्तृत उसकी जांच होनी चाहिए, उस जांच का दायरा कहां तक जाना चाहिए, इसके ऊपर काम नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम आपके माध्यम से भी जाए, और प्रेम कौशल जी वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इनको भी चाहिए कि ये भी मुख्यमंत्री से चर्चा करें। मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के पुलिस प्रमुख जो हैं वो उनसे चर्चा करें और इस मामले को तुरंत जो है केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए, और इसको जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी को जो है वो भेजना चाहिए। इंटरपोल में भी जाना चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर शक है वो देश छोड़ करके भाग ना जाएं। अगर कुछ लोग भाग चुके हैं तो इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो उनको इशू होना चाहिए, ताकि किसी भी देश में उनकी जो है वो प्रेजेंस पाई जाती है तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो भारत सरकार को सौंपना चाहिए। और भारत सरकार जिस भी क्षेत्र के अंदर देश के ऐसा कोई अपराध हुआ है, आर्थिक अपराध हुआ है, उसको तुरंत जो है वो उस प्रदेश की पुलिस को या फिर जो भी केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें जांच करे उसको सौंपना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आ सके। इसके ऊपर जो है बड़ा गंभीर करना चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूं, हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो को, हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो क्रिप्टो का नाम के ऊपर हुआ है। क्रिप्टो के अंदर जो है पैसा लगाने के लिए प्रेरित करके लोगों को, उनको समझबाग दिखा करके ऐसे ही जो है वो अपराध हुआ, आर्थिक अपराध हुआ है। और ये कोई देश के अंदर पहला नहीं है। आपको पता होगा कि जब भी हम कॉलेज के समय में थे तो उस समय भी जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम्स जो हैं वो ऐसी कई कंपनीज रातों रात उभर करके आई और लोगों को ऐसे ही
दोहरा तिहरा पैसा करने का सबक दिखाया। कई जगह ऐसा दिखाया जाता था कि वहां पे जो है वो आपके नाम के ऊपर जो है वो कंपनी ने जमीन ली है, आप उसके अंदर जो है वो वन ऑफ द इन्वेस्टर हो, वहां पे आपका फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज की जाएंगी, जंगल उगाए जाएंगे, जब जंगल उगेंगे तो 5 साल में ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो आपके धन को जो है वो 5 साल में 4 गुना करके आपको वापस देंगे। तो ऐसी भी स्कीम्स आई थी, तो उनको फिर उस समय जो है वो सेबी ने जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का, उसने सुओ मोटो नोटिस जो है वो उसके ऊपर लिया था, और उन सारी जितनी भी वो स्कीम्स थी उनको सेबी जो जेन्युइन थी उनको सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ा था। बाकियों को सुओ मोटो नोटिस लेकर के जहां भी पैसा जिन लोगों का लगा था वो सेबी ने जहां तक हो सका सेबी के दायरे में जितनी भी वो आई थी उनका पैसा जो है वो सेबी ने निकलवा करके जो है वो इन्वेस्टर्स को दिलवाया था। लेकिन उसमें कितना, अब आज भी वो प्रश्न चिन्ह है कि कितना 10% पैसा लोगों का वापस आया, 20% का आया, कितने लोगों का आया, ये अभी तक भी जो है वो स्पष्ट आंकड़े जो है वो सामने नहीं आ पाए। आप सुदीप्त रॉय सहारा के ऊपर जो है वो आप देख लीजिए किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेकर के, क्योंकि उसके अंदर भी जो पैसा लगा था उसका सहारा का सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर और छोटे छोटे काम करने वाले लोग जो थे उनको समझबाग दिखा करके ऐसा पैसा इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद जो है वो सुदीप्त रॉय सहारा का आज भी देख लीजिए कि क्या हाल है। उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको भी कुर्क करने का, जब्त करने के भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। और इन मामलों के ऊपर मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, सरकार को तुरंत बिना समय गवाए जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और केंद्रीय जांच एजेंसी को इसके भीतर जो है वो इन्वॉल्व करके, ताकि प्रदेश के जिन लोगों ने जो है वो किसी भी लालच के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़े लोगों ने पैसा लगाया, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे मोटे कोई कारोबार करते हैं और आज अपने को, ना तो उनकी पुलिस बात सुन रही होगी, आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो उनको भी एक जो है वो रोशनी दिखाई देनी चाहिए भविष्य के लिए कि सरकार जो है वो कोई एक्शन लेगी और उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। जी संजय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग प्रभावशाली थे हैं। कारण इसका ये है कि इन्होंने मंडी में पहले तो एक फर्जी सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन कंपनी बनाई, उसकी वेबसाइट बनाई, 25 करोड़ का फ्रॉड वहां किया। उसके बाद क्रिप्टो का, वो भी क्रिप्टो के नाम पे बनाई। फिर ये जो ब्लॉकचेन दूसरी थी, दूसरे देशों की कंपनी थी, उनके साथ मिलकर किया। जब विधानसभा के अंदर ये मामला आता है और एसआईटी की बात डिप्टी सीएम कहते हैं, और उसी समय सुभाष शर्मा देश छोड़ के भागने की तैयारी करता है और भाग जाता है। कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक रसूख से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो मॉडल इन्होंने अपनाया है उसके अंदर चाहे वो आपकी पार्टी, चाहे दूसरी पार्टी, चाहे तीसरी पार्टी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को जोड़ के इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा, अगर 2000, 2500 या 5000 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है, जिस तरीके से अभी 2 सप्ताह की जांच में 1000 करोड़ के ऊपर तो पहुंच गई है एसआईटी। प्रेम जी, आपसे ही सवाल है, ये हमारी इकोनॉमी को तो खोखली कर देगा, और तरीका इसका बहुत भिन्न था। डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ना तो मुझे व्यापार की ज्यादा जानकारी है, ना इस करेंसी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है, अखबारों में देख रहे हैं, चर्चा में सुन रहे हैं, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी जालसाजी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्रिप्टो करेंसी के नाम से जो है, इस जो तथाकथित गिरोह है और इसके जुड़े लोग हैं उन्होंने की है। और एक बड़ा मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे तो एक कहावत है कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, लुटेरे हैं, तो कहा जाता है, लेकिन इसी जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि इसमें नेता जो है वो भी लुटे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लालचवश लोग इस तरह के धंधा करने वालों के चंगुल में फंसते हैं, और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं इसमें, जिस तरीके की जानकारियां आ रही हैं, जैसे कि मैं अखबारों में देख रहा था, कुछ पुलिस से जुड़े लोगों का भी इसमें हवाला है। तो जब तंत्र इसमें घुस जाए, जाके तंत्र इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर न्याय की और
पारदर्शिता की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ के पैदा हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और बहुत ज्यादा लोग इसमें ठगी का शिकार हुए हैं। और ये कैसे चलता रहा, कौन लोग इसको संरक्षण देते रहे और इतना बड़ा स्कैम होता रहा, लोग पुलिस थानों में जाके रिपोर्ट्स करते रहे, लेकिन उसके ऊपर जिस लेवल पे जाके कार्रवाइयां होनी चाहिए थी क्यों नहीं हुई, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि जांच के विषय में आनी चाहिए। संजय भाई आजकल क्रिकेट मैचेस के आयोजन में व्यस्त हैं। मैं इनके जो क्रिकेट मैचेस धर्मशाला में हो रहे हैं उनके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने यहाँ के जो ये जांच है इसके विषय में इन्होंने कुछ बिंदु जो है वो उठाए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो आर्थिक ब्रांच सीबीआई की है उसको मसला सौंपा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी जैसे जो लोग विदेश चले गए हैं उनको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया जाता है उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया मैं देख रहा था अखबारों में और दूसरे मीडिया में भी कि उसके ऊपर काम हो रहा है। जो लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं उनको वहां से वापस लाने के लिए हमारी जो पुलिस है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से बहुत से अधिकारी जो सीबीआई है, दूसरी हमारी एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे यहाँ अच्छे और काबिल पुलिस अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जो, क्योंकि ये मसला क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है और इसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आते, तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके सहयोग की, उनके मदद की और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और उसकी हम अपेक्षा करते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज के अनुरोध के ऊपर इसमें बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके इस स्कैम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बेनकाब करने में, उनको पकड़ने में और लोगों को राहत प्रदान करने में मदद करेंगी। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि जो लोग लुट गए हैं, अब सबसे बड़ा कंसर्न, पहला कंसर्न तो है कि जो अपराधी है जिन्होंने स्कैम इसको अंजाम दिया है वो पकड़ में आए, कानून की गिरफ्त में आए। और दूसरा पहलू ये है कि जो लोग इसमें पैसा लगा चुके हैं, अपना करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन लोगों के पैसे की वापसी, उन लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपने हिमाचल की इकोनॉमी से जोड़ के इसको अभी परिभाषित किया। निश्चित तौर पर जिस प्रदेश से इतनी बड़ी रकम निकल के बाहर चली जाए और फ्रॉड हो जाए, जिसके वापिस आने की संभावना खत्म हो जाए, तो उससे जो अर्थव्यवस्था है किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य की, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो इसके साथ कई पहलू जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एसआईटी जिस तरीके से और जिस गति से काम कर रही है, बहुत जल्दी सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी और जो इसके सरगना है वो भी पकड़ में आएंगे। जो इससे जुड़े हुए, उनको मदद करने वाले लोग हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो लोग भी इस स्कैम में शामिल हैं, जिन लोगों ने भी ऐसे अपराधियों की मदद की है, सहयोग किया है, सबके सब बेनकाब होने चाहिए। एक पूरी स्वच्छता जो है वो समाज में और प्रदेश में उसकी आवश्यकता है और ये तभी आ सकती है जब हम सब मिलकर, हम इस दिशा में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग हैं, उनको हम उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी पूरी ताकत और मजबूती के साथ बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी प्रभाव में आए, इस जांच को अंजाम देकर जो है, जो संलिप्त लोग हैं उनको पकड़ने की दिशा में ईमानदारी से काम करें। जी प्रवीण जी, इसका जो जैसे ही विधानसभा के अंदर एसआईटी की बात होती है, सुभाष शर्मा देश छोड़ के भाग जाता है और बाकी लोग भी तितर बितर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने बताया है कि इसका राजनीतिक लिंक, क्योंकि टूल तो राजनीतिक कार्यकर्ता बने ही हैं, गांव-गांव में उन्होंने निवेश लिया है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने तो नौकरी तक छोड़ दी इस काम के लिए और अपना पैसा तक लगा दिया। और ऐसे लोगों को जब शोकेस किया गया कि देखिए पुलिस के फलां अफसर ने ये लगाया है, ये बड़े डिपार्टमेंट के इस अधिकारी ने लगाया है, ये फलाने नेता है, ये जिला परिषद मेंबर है या इसने लगाया है, तो लोग उस झांसे में आ चुके हैं। लेकिन निवेश करना क्राइम नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, साक्ष्यों का अभाव रहेगा। इसलिए जो संजय जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ, क्योंकि ब्लॉकचेन कंपनियां सारी विदेशों में है, इनमें पैसा निवेश हुआ है। कुछ फ्रॉड है वो तो पकड़ लिए जाएंगे, जैसे पहले भी एक फ्रॉड कंपनी 25 करोड़ की ठगी की, पुलिस वहां तक पहुंच गई, वो अंदर है लोग, वो भी मंडी के।
तो पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन समय रहते इस जांच को अगर सीबीआई को, अगर प्रारंभिक जांच लगभग चल रही है लगातार, सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए तो लगता है कि उम्मीद कहीं ना कहीं बंध जाएगी लोगों का जो मूल पैसा निवेश हुआ है। जी देखिए, सीबीआई के साथ हमने एक बार एक पिछली डिस्कशन में भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में सीबीआई को जितने भी मामले सौंपे हैं उनकी हालत तो बहुत ही बुरी है अभी तक। नहीं, वो और क्रिमिनल मामले थे, ये तो इकोनॉमिक अपराध के मामले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। हाँ, भारत सरकार ने जो है, देखिए जो बात संजय जी कहना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा सत्य है। क्रिप्टो कहीं गलत नहीं, पूरी तरह से गलत नहीं है, पर क्रिप्टो के नाम के ऊपर जो अपराध हुए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी साजिश है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। देखिए, जो पैसा जा चुका है मुझे नहीं लगता कि वो पैसा वापस आ पाएगा। सरकार किस तरह से वापस लाएगी? व्यक्ति ने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किया है, किसी ने खा लिया। अब तो वो है कि उन लोगों को सजा मिल जाए 2 साल, 4 साल, 5 साल, पैसा तो वो फिर वापस नहीं करेंगे। अब इतना सारा पैसा मंडी से चला गया, कितने लोग पकड़े गए? 3 लोग पकड़े गए। और किस चीज के ऊपर उनको पकड़ा जाएगा? बाद में यही कहा जाएगा उनसे कि आपने बड़े-बड़े मकान ले लिए, चंडीगढ़ में घर ले लिया। उन चीजों के ऊपर ही पकड़ा जा सकता है। परंतु जिन लोगों का पैसा डूबा है, वो क्या कहेंगे कि हमने किस चीज के लिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए दिया था? जी, तो कानूनी तौर पे बड़ा पेचीदा मामला है। कानूनी तौर के ऊपर तो कुछ लॉजिकल एंड होता हुआ नहीं दिख रहा। सारा मामला क्या है कि जिन क्रिप्टो के नाम के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर जो है वो अपराध हो रहे हैं, उनके ऊपर लोगों की अवेयरनेस हो। जैसे पॉन्जी स्कीम, हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि पॉन्जी स्कीम में लगा के रातों रात अमीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे जड़ क्या है? जड़ है 10.5, 11, 12 लाख बेरोजगार युवा। वो रातों, उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके पास रोजगार नहीं है। वो घर से जब निकलते हैं तो दिन को ये सोच के निकलते हैं कि कल शाम कुछ ना कुछ लेके आएंगे। उनके पास ऐसे स्कीम दिखाने वाले लोग आ जाते हैं और वो इसमें उलझ रहे हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरा कि अब और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो नई जनरेशन है वो इस तरह के अपराधों में पारंगत होती जा रही है। हमें जब तक हम अवेयर नहीं कर पाएंगे अपनी जनरेशन को, तब तक इस तरह के अपराधों के ऊपर लगाम नहीं लगा पाएंगे। हो सकता है हम एक सुभाष को पकड़ लाए, हो सकता है एक हेमराज को पकड़ के लेके आए, हो सकता है एक सुखदेव को पकड़ कर लेकर आए। क्या करेंगे उसके बाद? पैसे तो वो खा चुके हैं, पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत हद तक 2, 4, 5, 7 अगर मकान बेच भी देंगे तो उस मकान से 2000 करोड़ रुपए पूरे नहीं होने वाले। 2, 10, 15, 20 करोड़ रुपए पूरे हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। और एक और जो चीज है कि इसको कम से कम जो है, चाहे वेबसाइट कोई बनाता है तो वेबसाइट बनाने से पहले इस बात के लिए तो जानकारी भारत सरकार करे कि किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनाए जा रहे हैं। सिम कार्ड इशू है, जहां से सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है इस देश में, नकली सिम कार्ड है। जिन जगहों से हम लोग इन सारी चीजों को रोक सकते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने रोकने के बजाय 30% जीएसटी लगा दिया। बिल्कुल, अदर में ला दिया। बिल्कुल, तो लोगों को लगा कि ये लीगल है भाई, और लीगल कहीं पे भी नहीं है। आपने अपने लिए तो अर्निंग का माध्यम ढूंढ लिया। और सबसे बड़ी बात है, ये जो एक्सचेंज जब बनती है, इस एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेट करने के लिए या फिर भारत सरकार को चाहिए कि वो रेगुलेट कर दे इसको, ताकि कम से कम जिस व्यक्ति ने लीगल टेंडर तो हो सके, ये जिस व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया है कम से कम उसका पैसा तो वापस आ सके। रिजर्व बैंक के साथ तो जोड़ दिया जाए इनको। अगर हम इनको इन सारी चीजों के ऊपर केंद्रीय स्तर के ऊपर कदम नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज जैसे संजय जी ने कहा कि पहले भी ठगे मल्टी मार्केटिंग के नाम पे, एग्रो बिजनेस के नाम पे ठगे जाते थे। उसके बाद जो है ये इस तरह की पॉन्जी स्कीमें आ गई, उसके नाम पे ठगे जाए। अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ठगे जाएंगे। हो सकता है 1 साल बाद कुछ और आ जाए, उसके नाम पे ठगे जाएंगे। सच्चाई तो यही है, लोग ठगने के लिए तैयार हैं और उनको ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं जी। और उसके पीछे आगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जिसके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और चलिए, हमारे युवाओं की फौज, इनके ऊपर जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक कोई चीजें ठीक नहीं होने वाली है। 1-2 अपराधों के ऊपर हम लोग लगाम लगा सकते हैं, पर भविष्य में अगर अपराधों के ऊपर लगाम लगानी है तो अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसका हथियार है। इसके अलावा और कोई हथियार नहीं। जी, कहीं ना कहीं वो दूसरी चिंता ये भी जाहिर की जा रही है कि इस निवेश को, कई क्रिप्टो का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी के लिए ना हो रहा हो। इसके भी लिंक एसआईटी ढूंढ रही है
भ्रष्टाचार से ये कितना जुड़ा हुआ है वो भी लिंक ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन बिना केंद्रीय एजेंसी के इस जांच को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये मामला विदेशों से जुड़ा है। सारी कंपनी जो ब्लॉकचेन कंपनी है क्रिप्टो की, सारी विदेशों में बैठी है। वहीं इसका मुख्य संरचना सुभाष शर्मा दुबई में बैठा है, और जो उसने काम धंधा किया दुबई की ही किसी क्रिप्टो कंपनी के साथ किया है, और दुबई से ही कुछ राजनेताओं का ताल्लुक बताया जा रहा है कि उन्होंने क्रिप्टो के जरिए दुबई में निवेश किया है, वो और विदेशों में भी निवेश किया है। ये बहुत सारे मामले हैं जो समय के साथ इसकी परतें उभरेंगी, लेकिन चुप्पी जो नेताओं ने साधी है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्करों के माध्यम से भी पैसा लगाया है, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारा लूट गया है, लेकिन आम जनता का बहुत पैसा लुटा है हिमाचल प्रदेश में, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।